देहरादून महानगर, कीर्तिनगर, राम राम, डोईवाला सहित विभिन्न आप जानते हैं के अंतर्गत हमारे देश का वो ऐसा कौन सा राज्य है जहां सरकार सभी को पार्षद, सभासद और वो कौन सा राज्य है जहां 770 से ज्यादा सरकारी सुविधाएं वहां के लोगों को ऑनलाइन मिलती हैं? मतलब काम होते हैं घर बैठे। अच्छा चलिए, एनी क्लू कि वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे सुशासन के लिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत गीता का ज्ञान यहीं से दिया गया। पदों पर उम्मीदवारों का दूध दही यहाँ का खाना है भाई। 28 नगर निकायों के उम्मीदवारों समझ गए? शामिल है। यो सब हमारा हरियाणा हुई तरक्की मिला था, सुशासन की जय जयकार। गीता सार से सींची गई इस धरती का इतिहास केवल पीछे देखने के लिए नहीं है, ये एक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस सुशासन की परिकल्पना की थी, उसकी मिसाल है अपना हरियाणा। 2014 से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य की शासन पद्धति बदली। मैं नहीं, हम, कल नहीं, आज, अपने नहीं, समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास। शासन में ये बदलाव आया। हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, अपेक्षा यही रहेगी कि सुविधा न हो, हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करें और सुलभता सरकार के हर तंत्र की सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पंचायत लाल कुआं सुशासन का पहला मंत्र है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। तो 2014 के बाद हरियाणा में इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हुए। जिन सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए लोग पहले लाइन में खड़े रहते थे, वो सारी सुविधाएं अब ऑनलाइन है। इसका सीधा मतलब ये है कि आम जन को बिना रुकावट सभी सेवाएं और सुविधाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग आदि की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सब सीधे खाते में आती है। हर गरीब को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। किसान को खाद, बीज, सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा सब सीधे बैंक खाते में मिलता है। सभी नगर निकायों में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, अग्निशमन सेवा, पानी व सीवर कनेक्शन, भवन संबंधी अनुमति, संपत्ति कर आदि सभी सेवाएं ऑनलाइन है। लोगों को समय पर सरकारी सुविधाएं मिले, ये सेवा का अधिकार आयोग सुनिश्चित कर रहा है। सुशासन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरी में पारदर्शिता से देश भर में हरियाणा ने मिसाल कायम कर दी। बिन खर्ची पर्ची मेरिट पर होती है भर्ती। आज हरियाणा का युवा मन लगाकर पढ़ता है, जमकर तैयारी करता है और बिना खर्ची पर्ची अपनी योग्यता, अपनी मेरिट पर सरकारी नौकरी पाता है। 1,20,000 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक पक्की नौकरी की गारंटी मिली है। कौशल रोजगार निगम बनाया गया और उसमें भर्तियों में बीपीएल परिवारों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। एक गरीब आखिर लाखों का इलाज कैसे कराएगा, अपनों को कैसे बचाएगा, इसका समाधान निकाला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना से। और हरियाणा सरकार की चिरायु योजना बनी सोने पर सुहागा। आयुष्मान चिरायु योजना से हरियाणा के 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग लगभग 2,140 करोड़ रुपए का इलाज करवा भी चुके हैं। निरोगी हरियाणा योजना से 85 लाख से अधिक गरीबों के 4 करोड़ 70 लाख टेस्ट मुफ्त। हर हरियाणा वासी का स्वाभिमान बढ़ाया। ये किसी जमाने में काशीपुर जो है किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना लीकेज मिल उत्तर प्रदेश में जाना है। चाहे फसलों की खरीद हो, 30 साल नुकसान की भरपाई हो, इस क्षेत्र का सम्मान निधि हो या खत्म हो चुका है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल बेचने की सुविधा, बीज, खाद, और इस बार जनता और लोग भाजपा से सब पूरी तरह घर बैठे से मिलता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि इस बार ई फसल कांग्रेस यहाँ से क्षतिपूर्ति विजय प्राप्त पोर्टल घर बैठे फसल के नुकसान की भरपाई करता है। तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख से अधिक किसानों को 860 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बीमा क्लेम के रूप में मिला है। फल सब्जी पर भावांतर भरपाई जारी। आज किसान जमाबंदी की फर्द के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटता, ऑनलाइन निकालता है। हरियाणा में 6S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन को प्राथमिकता दी गई। हरियाणा की 10 साल की सुशासन यात्रा केवल सरकार सफलता नहीं, जनता की सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वह गरीब व्यक्ति भी दे रहा है, जो इसका इलाज संवेदनशील और सामान्य केंद्र है उनको हमारा निर्धारित किया हिसाब गया है। तो और वह किसान दे रहा है, जिसके खाते में फसल बीमा और मुआवजे के सीधे पैसे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित बुजुर्ग दे रहे हैं, जिन्हें अब पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनके घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ते हुए हरियाणा सरकार ने सुशासन को अपने विकास का केंद्र बना दिया है। किसान, मजदूर, महिलाएं, वंचित और शोषित वर्ग, जनता की जरूरतें सरकार की प्राथमिकताएं बनी। हर साल सुशासन का नया अध्याय और है सपने साकार, सुशासन की जय जयकार, सुशासन की जय जयकार, सुशासन की जय जयकार, सुशासन की जय जयकार। जब जनता और सरकार मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकल्प असंभव नहीं होता। तभी तो है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया है, तो उसी को फाइनल किया गया है। इससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हमारे 47 बॉक्स में। जो हमारे रेस्ट जो कंपनीज हैं 53 बॉक्स में, उसमें उनका रिव्यू दिया गया है और उन्होंने कुछ मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाया, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी एज मैंडेटेड इन द लास्ट मीटिंग। तो उनको उनकी रिक्वेस्ट को एक अंतिम अवसर अगले 15 दिन को और करने किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने देहरादून के विभिन्न कचरा संवेदनशील बिंदु का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 100 कचरा संवेदनशील बिंदु चिन्हित किए गए थे, जहां पर स्थानीय लोगों की ओर से अमूमन कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जिनमें से 29 GVP का सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पर कूड़ा न डाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी प्रयास के साथ 100 GVP के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पहले से ही 100 GVPs आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कि कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर डाले जाने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर उनमें से 29 पॉइंट्स को पूरी तरह से परिवर्तित कर सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पर कूड़ा करकट ना गिरे। और इस प्रयास को आगे ले जाते हुए पूरे 100 GVPs को कवर करने की योजना है। काशीपुर नगर निगम मेयर पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल, सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर अंसारी सहित एक अन्य ने नामांकन किया है, लेकिन भाजपा ने काशीपुर नगर निगम मेयर पद पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। काशीपुर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के जुलूस में संदीप सहगल को जनता का खुला समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और उनका स्वागत भी खूब हो रहा था। नगर निकाय चुनावों का बिल्कुल बच चुका है। उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी भी जताई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस से काशीपुर नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल हैं, जिन्होंने काशीपुर में आज पॉलिटेक्निक में जाकर अपना नामांकन दाखिल करा है। सुबह उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा है और मुख्य चौराहे में उन्होंने अपना जुलूस भी निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ काफी समर्थकों की भीड़ थी। दूसरी बात करें दूसरे प्रत्याशी की, तो सपा के यहाँ प्रत्याशी नदीम अख्तर अंसारी हैं, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक नामांकन निर्दलीय दाखिल हुआ, यानी कि काशीपुर में मेयर पद पे
3 नामांकन दाखिल हुए हैं और पार्षदों की अगर बात करी जाए तो 20 पार्षदों पद के नामांकन दाखिल हुए हैं। अब ऐसे में अगर जसपुर की बात करी जाए तो जसपुर में 6 अध्यक्ष पद के यानी कि चेयरमैन पद के 6 दावेदारों ने अपनी दावेदारी करी है और सभासद की अगर बात करी जाए तो 8 लोगों ने अपनी सभासद पद पर दावेदारी करी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा काशीपुर नगर निगम पद पर लेकर अभी मंथन जारी है। देहरादून और दिल्ली में मंथन जारी है और अभी तक उन्होंने अपना भाजपा प्रत्याशी नगर निगम मेयर पद के लिए घोषित नहीं किया। उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि किस नाम के सामने किससे मुकाबला होना जा रहा है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प दिखाई देगा। ऐसे में बसपा ने भी और सपा ने भी अपनी एंट्री मार दी है। हालांकि बसपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ना ही उसने अपना अभी नाम दाखिल किया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है। काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, आरिफ खान। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने नानकमत्ता थाना क्षेत्र के ग्राम बिसोटा में कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ बिट्टू को एनकाउंटर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मैं आ गया। वो पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम्हें इसे क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। ये महज खबरें नहीं हैं, बल्कि इनमें दर्ज है इंदौर में अचानक बंद हुई हुकुमचंद मिल के उन मजदूरों का दर्द जिन्हें 3 दशक से भी ज्यादा समय तक न पेंशन मिली और न ही ग्रेच्युटी। 33 साल का संघर्ष था। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके कार्यकाल में हमको पैसा मिला। बारंबार धन्यवाद देंगे। 6000 आदमियों को है ना, उन्होंने सहयोग करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बरसों बाद मिली पेंशन और ग्रेच्युटी। 1991 में बिना सूचना के बंद हुई हुकुमचंद मिल के 7000 मजदूरों ने लड़ी एक लंबी कानूनी लड़ाई। देनदारियों का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित हुए। उज्जैन की विनोद विमल मिल के मजदूरों को भी मिला उनका हक और लगभग 2.5 दशक से बंद ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों की देनदारी का भी ऐसे ही होगा भुगतान। उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। देनदारियां बन रही हैं, अच्छी बात है अगर हमको उनकी तर्ज पे दिया जाए। मोहन यादव जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। संवेदनशील मोहन सरकार सदा मजदूरों के साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून के रायवाला लाल तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बताया कि वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोके जाने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक बदमाश शहनवाज घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। के पास अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। सीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि सुखाताल में मंदिर के पास मिले शव में किसी तरह की चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ठंड से मौत का अंदेशा लगाया जा रहा है। लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास व्यक्तियों से उस व्यक्ति की शिनाख्त करने का प्रयास किया। अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। विधिक प्रक्रिया के तहत पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया कोई चोट नहीं है। इससे जाहिर है कि ठंड या किसी अन्य कारण से उक्त व्यक्ति की संभवतः मृत्यु हुई। दारमा और व्यास घाटी के गांवों में शुक्रवार देर रात से तेज हवाओं के साथ बर्फबारी जारी है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गुंजी से नपलंचू तक गश्त की। एसएसबी के जवान बर्फबारी में भी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। भारत चीन सीमा से लगी भारत की अंतिम चौकी जोलिंगकांग अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सड़क वॉश आउट होने से पिछले 3 दिनों से वाहनों की आवाजाही बंद है। अल्मोड़ा पहुंचने के लिए वाहनों को सूरी डोबा चौंसली की ग्रामीण सड़क से होकर 35 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। इस ग्रामीण मार्ग की खराब स्थिति के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम सड़क की डीपीआर बनाकर जल्द सड़क दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। वहाँ से मलबा रेगुलर दे रहा है। हम लोग रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 3 जेसीबी लोडर और तमाम चीजें वहाँ पे हैं। लेकिन आप उस घटना को रोक नहीं सकते। इसके पहले में हम लोग डोबा चौकी जो रोड है उसके लिए प्रयासरत हैं और एनएच को कहा गया है कि उसका एक डीपीआर बना के भेजा है और जल्दी आ जाए तो डोबा चौकी को हम पक्का कर। सुहावना हो गया है। बद्रीनाथ धाम और औली में मौसम खुलने के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के चलते जिले के 72 गांव प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने बर्फबारी से प्रभावित हुए गांव में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश